हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक की स्लाइड में हमने देखा कि सॉरी राज व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ और कहाँ पे हुआ। ठीक है। और आज की स्लाइड में हम देख रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था का जन्म। तो जब हम भारतीय राज व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत का संवैधानिक विकास की बात सामने आती है। भारत में संवैधानिक विकास, और जब संवैधानिक विकास की बात करें तो स्टार्ट होता है भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आईं तो उसके बाद ही संवैधानिक विकास हुआ और उसके बाद ही राज्य व्यवस्था ने जन्म लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मौर्य काल में आपने देखा, मौर्य काल में एक गुरु हुआ करते हैं आचार्य चाणक्य। ठीक है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। और उस अर्थशास्त्र में अर्थ के बारे में कम और राज्य के बारे में ज़्यादा बताया गया है। मतलब राजा को कैसा होना चाहिए और राजा और प्रजा के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, ये आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया है। ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था थी। ठीक है। इसके बाद और भी कुछ मिलते हैं, और भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि हम बात करें ऋग्वेद की, तो उसमें भी सभा और समिति, किसका? सभा और समिति दोनों का जिक्र किया गया है। और ये सभा और समिति राज्य व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है। तो ऋग्वेद की जो राज्य व्यवस्था संभालती थी वो थी सभा और समिति। लेकिन हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्टार्ट होता है और यहीं से भारत का संवैधानिक विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहली जो कंपनी आती है भारत में वो है पुर्तगाली। उसके बाद आती है डचेस ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बाद आते हैं अंग्रेज। ठीक है। और इनके बाद फ्रांसीसी। इन सभी कंपनियों को हम बात नहीं करते, हम लेके चलते हैं इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब बात करते हैं, क्योंकि इन सब कंपनियों में से एक ही कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने अपने साम्राज्य को भारत में स्थापित किया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनियों को आगमन हुआ। ठीक। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से हुआ था और कहाँ से हुआ था। ये है हमारा देश भारत। ठीक है। हमारा भारत यहाँ पे है, और यहाँ पे है यूरोपीय देश है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बड़े बड़े स्कॉलर विद्वान एकत्रित हो जाते हैं पुर्तगाल और स्पेन में, है ना। पुर्तगाल और स्पेन में बड़े बड़े स्कॉलर एकत्रित हो जाते हैं। तो वो स्कॉलर क्या करते हैं, बड़े बड़े खोज करते हैं, चीज़ों की खोज करते हैं, और जहाज़ बनाने का सामान और कंपास बॉक्स, इन सारी चीज़ों की वो खोज करते हैं। तो यहाँ पे आता है पुनर्जागरण। क्या कहा जाता है उसे? कहा जाता है पुनर्जागरण। ठीक है। और जब यहाँ पुनर्जागरण हो जाता है तो यहाँ के लोग, यानी कि यूरोप के, ठीक है, ये यूरोप है, और यूरोप में भी बात करें तो पुर्तगाल और स्पेन। भाई ये वही समय है जब एक कहानी हमारे सामने निकल के आती है कि निकले थे भारत की खोज में और पहुंच गए अमेरिका। कहाँ पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए। यहाँ स्पेन में एक यात्री हुआ करते थे स्पेन में, उनका नाम है क्रिस्टोफर निकोलस। ठीक है, निकोलस। तो वो क्या करते हैं,
पुर्तगाल के राजा से बोलते हैं कि हमें भारत की खोज के लिए निकलना है। तो जो पुर्तगाल के राजा होते हैं उनकी बात पे यकीन नहीं करते हैं और उनको आगे नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन वो पुर्तगाल से फिर स्पेन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? स्पेन चले जाते हैं और स्पेन की रानी उनको भारत की खोज के लिए जाने के लिए आज्ञा दे देती है। ठीक है, तो यहाँ से पुर्तगाल से स्पेन से निकलते हैं वो, लेकिन उनको सही दिशा का ज्ञान नहीं होता। वो सोचते हैं कि पश्चिम की ओर जाने से हमें भारत मिल जाएगा, लेकिन पश्चिम की ओर जाने से उन्हें मिल जाता है अमेरिका। क्या मिल जाता है? अमेरिका। तो कहा जाता है कि अमेरिका की खोज निकोलस ने की थी। ठीक है, और वही समय है कि 1948 का 1498 का समय है। अब यहाँ पर पुर्तगाल से वास्को डी गामा आते हैं। यहाँ से ये पुर्तगाल है और यहाँ से पुर्तगाल से आते हैं वास्को डी गामा। ये केप टाउन हुड होते हुए, यहाँ पे केप टाउन हुड है, केप टाउन हुड होते हुए यहाँ से केरल कालीकट बंदरगाह पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, कालीकट बंदरगाह और कुछ समय यहाँ पे रुकने के बाद वापस से फिर से लौटते हैं वो पुर्तगाल की ओर। तो वहाँ पर लिस्बन में उनका काफ़ी अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है और बाद में एक कंपनी भेजी जाती है जिसको कहा जाता है एस्तादो द इंडिया। ठीक है, ये कंपनी लेकर आते हैं एस्तादो द इंडिया। तो इस प्रकार से पुर्तगाली आए। अब इनके बाद में डचेस भी आते हैं। डचेस कौन होते हैं? डचेस वही होते हैं जो यहाँ के सामान को लिस्बन से पूरे यूरोप में फैला देते हैं। तो वो होते हैं डचेस। अब डचेस के मन में भी विचार आता है कि क्यों ना हम सीधा डायरेक्ट जाकर भारत में व्यापार करें तो हमें दुगना लाभ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार डचेस भी आ जाते हैं। डचेस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेकर। ठीक है, अब इनके बाद एक कंपनी आती है 1600 ईस्वी में। ठीक है, 15 साल का चार्टर लेके कंपनी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये 15 साल का चार्टर लेके आती है, मतलब ये लोग भारत में 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए आते हैं। ठीक है, इनका पहले मेन मोटिव होता है केवल व्यापार करना, लेकिन बाद में वो देखते हैं भारत की व्यवस्था के बारे में जान पाते हैं, तो फिर वो भारत पर अपना अधिकार यानी कि साम्राज्य स्थापित करने के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अब इनके बाद एक और कंपनी आती है 1602 में, फ्रांसीसी। कौन सी कंपनी आती है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये जो कंपनी होती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाती है और इस प्रकार से संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पुर्तगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनके बीच भी काफ़ी युद्ध होते हैं। जो पुर्तगाली के साथ होता है, बेदरा का युद्ध होता है पुर्तगाली के साथ, बेदरा का युद्ध होता है, बेदरा। और फ्रेंच के साथ होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके साथ 3 युद्ध होते हैं, कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े जाते हैं और इनके साथ एक लास्ट में युद्ध होता है बांडी बास का युद्ध, बांडी बास। तो
ये इनको हम इतिहास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। अभी हमें पॉलिटी के मतलब राज्य व्यवस्था को समझना है तो हम यहाँ पर शॉर्ट में बात करेंगे। तो हमने देखा कि बांडीबास के युद्ध से पूर्णतः राज्य हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, BIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः मतलब एकाधिकारी हो जाता है भारत पर, संपूर्ण भारत पर। ठीक है।